अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सादिया लियाकत। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बात करेंगे मेमोगेट के मरकजी किरदार मंसूर एजाज की, जिनका कहना है कि हुसैन हक्कानी से सदर जरदारी के लिए बॉस और फ्रेंड्स, जबकि अमरीकियों के लिए अस्फहानी के कोड वर्ड्स तय हुए। हक्कानी ने अमरीका को एटमी असासों तक रसाई की यकीन दहाई करवाई। मेमोकेस की समाअत आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे दोबारा होगी और मंसूर एजाज का बयान फिर रिकॉर्ड किया जाएगा। मंसूर एजाज ने कमीशन को दिए गए बयान में कहा है कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान में नई सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड कराए गए बयान में मंसूर एजाज ने हुसैन हक्कानी का ईमेल एड्रेस भी कमीशन को बताया। उनका कहना था कि इन्हें haqqani@bu.edu के एड्रेस से ईमेल भेजी जाती थी। मंसूर एजाज ने अपना और हुसैन हक्कानी का पिन नंबर भी कमीशन को बताया, जिसके मुताबिक मंसूर एजाज का मोबाइल पिन नंबर 2100A04F, जबकि हुसैन हक्कानी का पिन नंबर 2326A31D है। मंसूर एजाज ने हुसैन हक्कानी को की गई टेलीफोन कॉल्स का बिल भी सेक्रेटरी कमीशन को दिया, जिस पर जाहिद बुखारी ने एतराज किया कि यह बिल असल नहीं बल्कि इसकी नकल है। असल बिल 39 सफ़ाहत पर मुश्तमिल है। कमीशन को 3 सफ़ाहत दिए गए, जिस पर मंसूर एजाज ने कहा कि बिल के सिर्फ मुताल्लिका सफ़ाहत ही दे रहा हूं, मुकम्मल बिल का डाटा फराहम नहीं कर सकता। बिल की तस्दीक मोबाइल फोन कंपनी से कराई जा सकती है। पैगाम का फॉरेंसिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त की है। मंसूर एजाज का कहना था कि हुसैन हक्कानी से पहला पैगाम 3 मई 2011 को मौसूल हुआ, जिसमें इन्हें बताया गया कि फौज हुकूमत गिराना चाहती है। 9 मई को पैगाम मिला कि वो लंदन में हैं, क्या मुलाकात हो सकती है। मुलाकात होने पर हुसैन हक्कानी ने बताया कि वो फौज और ISI पर दबाव डालने के लिए अमेरिका और बरतानिया से बात करें। हुसैन हक्कानी ने कहा कि अमेरिका जनरल क्यानी को कहे कि हालात 1971 जैसे हो रहे हैं और ये पैगाम बाइकल मौलाना तक पहुंचाने की दरख्वास्त की। मंसूर एजाज ने बताया कि हुसैन हक्कानी जानते थे कि मैं जेम्स जोन्स को जानता हूं। हुसैन हक्कानी ने कहा कि हम पाकिस्तान की नई कौमी सिक्योरिटी टीम बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हुसैन हक्कानी ने बंबई हमलों में भी ताउन फराहम करने को कहा। मंसूर एजाज ने कमीशन को बताया कि मई 2009 में सदर जरदारी से मुलाकात हुई। इससे पहले वो 2005 और 2006 में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ से भी मिल चुके हैं। 2003 में उस वक्त के DGISI एहसानुल हक से भी मुलाकात हुई। अक्टूबर 2011 में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा से मुलाकात हुई। उन्होंने हुसैन हक्कानी का पैगाम ब्लैकबेरी से पढ़कर सुनाने की इजाजत मांगी। कमीशन की इजाजत से उन्होंने पैगाम पढ़ना शुरू किया तो जाहिद बुखारी ने एतराज किया। उनका कहना था कि वो ना लंदन में मौजूद हैं और ना ही ब्लैकबेरी इस्लामाबाद में हैं, वो मवाजना कैसे करेंगे। जाहिद बुखारी ने इस्तदा की कि इनके एतराज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। कैमरे के जूम इन पैगाम को स्क्रीन पर भी दिखाया गया। इससे कबल बयान शुरू होने पर जस्टिस ईसा फाइज ने मंसूर एजाज से इस्तफसार किया कि इन्हें उर्दू आती है, जिस पर मंसूर ने नफी में जवाब दिया। जस्टिस ईसा फाइज ने मंसूर एजाज से अंग्रेजी में सच बोलने का हल्फ लिया। हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी ने कहा कि वो मंसूर एजाज से बराह रास्त जिरह करना चाहते हैं। जस्टिस ईसा फाइज ने रिमार्क्स दिए कि बराह रास्त जिरह पर बात बयान रिकॉर्ड कराने के बाद की जाए। उन्होंने जाहिद बुखारी की सरजनिश की कि वो बार बार दखलअंदाजी ना करें। कमीशन के मरकजी किरदार पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी मंसूर एजाज और कमीशन के जज के दरमियान बयान रिकॉर्ड कराते हुए सवालात और जवाबात हुए। कमीशन में वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने से पहले जज ने उनसे हलफ लिया, जिसके जवाब में मंसूर एजाज ने कहा कि वो अगर झूठ बोलें तो खुदा का कहर इन पर नाजिल हो, लेकिन पहली वफादारी अमेरिका के साथ है। जज ने कहा कि क्या आप उर्दू बोल सकते हैं, जिसके जवाब में मंसूर एजाज ने कहा कि वो उर्दू नहीं बोल सकते। मंसूर एजाज 2005 में अपनी अहलिया के हमरा पाकिस्तान आया था, जबकि 22 अक्टूबर 2011 को इसकी DGISI से मुलाकात हुई। 2005 में ही ब्रसल्स में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की। एक सवाल के जवाब में मंसूर एजाज ने कहा कि इस बात को 1 साल बीत गया, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ भूल चुके हैं। वो अमरीकी मफादात के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कमीशन में जमा कराया गया बयान ही इसका बयान समझा जाए। वो 10 साल से पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। मंसूर एजाज
کمیشن کے سامنے اٹکیلیاں کرتے رہے، جس پر کمیشن نے انہیں جھاڑ پلا دی۔ بعد میں کہا کہ وہ کمیشن کے مشکور ہیں جس نے اسے سنا اور موقف دینے کا موقع دیا۔ منصور اعجاز کے بیان پر حسین حقانی کے وکیل زاہد بخاری نے بار بار اعتراض کیا، جس پر میمو کمیشن نے اظہار برہمی کیا اور زاہد بخاری کی سرزش کی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی زیر صدارت میمو کمیشن کے اجلاس کے دوران کمیشن نے منصور اعجاز کا حلفیہ بیان تکنیکی بنیاد پر واپس کر دیا۔ حسین حقانی کے وکیل زاہد بخاری نے اعتراض کیا کہ کاغذ سامنے رکھ کر بیان نہ دیں، جس پر منصور اعجاز نے کہا کہ میں نے کاغذ پر نوٹس لکھے ہیں، اعتراض ہے تو تحریری بیان مان لیا جائے۔ زاہد بخاری نے کہا کہ منصور اعجاز کا بیان شارٹ ہینڈ میں ریکارڈ نہ کیا جائے، بیان انگریزی یا اردو یا صرف انگریزی میں ریکارڈ کیا جائے۔ میمو کمیشن کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ نے زاہد بخاری کی طرف سے بار بار مداخلت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ بار بار اعتراضات اٹھا کر عدالت کی معاونت نہیں کر رہے۔ ہنا ربانی کھر اور شیری رحمان آج لندن میں ہلری کلنٹن سے ملیں گے۔ نیٹو سپلائی کی بحالی، ڈرون حملوں اور بلوچستان پر قرارداد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کہتی ہیں کہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے پارلیمانی فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے دورے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ وزیر اعظم گیلانی مئی میں برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بات خوش آئند ہے کہ اوباما انتظامیہ نے قرارداد سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے معاملے پر برطانیہ نے کبھی مداخلت نہیں کی، بلوچستان کا معاملہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ ناظرین، سینٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، جبکہ متحدہ نے 4 سیٹوں کے لیے نسرین جلیل، ڈاکٹر فاروق نسیم، مصطفیٰ کمال اور طاہر مشاہدی کے نام فائنل کر لیے ہیں۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا، جس میں سینٹ کی 4 سیٹوں کے لیے 4 امیدواروں کا نام لیا گیا۔ امیدواروں میں نسرین جلیل، ڈاکٹر فاروق نسیم، مصطفیٰ کمال اور طاہر مشاہدی شامل ہیں۔ رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بھی توثیق کر دی۔ سینٹ کی 2 جنرل نشستوں پر مصطفیٰ کمال اور طاہر مشاہدی، جبکہ ٹینکوکریٹ کی سیٹ پر بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم اور خواتین کی نشست پر نسرین جلیل الیکشن لڑیں گی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مذاکرات ہوئے، جس میں فریقین نے سیٹ الیکشن کے لیے تمام امور پر اتفاق رائے کیا۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ میمو کمیشن کی سماعت بلوچستان مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ میمو کا معاملہ پیسے اور وقت کا ضیاع ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے الطاف حسین کو ٹیلی فون کیا اور کراچی میں خواتین کے کامیاب جلسے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ بلوچستان علیحدگی کے دہانے پر کھڑا ہے، دل پر پتھر رکھ کر بلوچوں کے لیے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پر اے پی سی بلانے کا وقت گزر چکا ہے، بلوچستان کے معاملے پر پارلیمنٹ بے اختیار ہے۔ اس موقع پر الطاف حسین نے خواتین کا آئندہ جلسہ لاہور کرانے کا اعلان بھی کیا۔ گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے کبھی عدالتی فیصلوں کی توہین نہیں کی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا موقف سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ متحرک اور فعال ہے اور کبھی نہیں چاہے گی کہ جمہوریت غیر مستحکم ہو۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے توہین عدالت کی ہی نہیں تو وہ جیل کیوں جائیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے بلوچستان پر اے پی سی میں شرکت کے لیے 2 شرائط رکھ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اکبر بگٹی کے قاتلوں کو ٹرائل اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ میاں نواز شریف نے عمرے پر روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل معافی مانگنے میں نہیں، بلوچوں کے مسائل کو انتہائی سنجیدگی سے حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ پیکج کی بجائے عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے بلوچوں کی شکایات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ امریکی قرارداد بہتری کی بجائے تعلقات میں مزید خرابی کا باعث بن رہی ہے۔ بلوچستان پاکستان ہے اور ہر پاکستانی کو اس حوالے سے تشویش ہے۔ بیرونی ہاتھ کی بات کرنے سے پہلے ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔
बलोची रहनुमा बरहम दाग भुगते की, जिनका कहना है कि हम बलोचिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली करारदाद की हमायत करते हैं। कोयटा में टेलीफोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, हमले हो रहे हैं, लाशें मिल रही हैं। अमरीकी करारदाद के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बलोचों से हमदर्दी हो गई और अब वो बलोचों के मसाइल की बात कर रहे हैं। जो लोग बलूचिस्तान में खराबी के जिम्मेदार हैं वो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मीडिया और एनजीओज को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बलूचिस्तान के हालात किसी से पोशीदा नहीं। बलूचिस्तान में काफी अरसे से टारगेट किलिंग जारी है। बरहमदाद बुख्ती ने कहा कि एपीसी बुलाना समझ से बालातर है। बलूचिस्तान 2 साल से मसाइल से दो चार है, किसी ने तवज्जो नहीं दी। मसला अब बलूचिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की सलामती का है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए कायम की गई खुसूसी कमेटी को बताया गया है कि आइंदा 7 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए कायम की गई पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास रियाज हुसैन पीरजादा की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी के रुकन राना तनवीर हुसैन ने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स को फिक्स किया जाए और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। उनका कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे, चाहे वो अलामती ही हो। सेक्रेटरी पेट्रोलियम एजाज चौधरी ने कहा कि आइंदा 7 रोज में कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि अब बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत $121 फी बैरल हो गई है और कीमतों में इजाफा नागजीर है। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि हुकूमत ने अफरात ज़र को मुश्किल से सिंगल डिजिट बनाया है और नहीं चाहते कि गलत पॉलिसी से उसे खराब कर दे। उनका कहना था कि हुकूमत ने 75 अरब रुपए के टारगेट के बरक्स अब तक सिर्फ 31 अरब रुपए लीवी हासिल की है और 45 अरब आवाम को सब्सिडी के तौर पर ही दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रूल हरगिज ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने लिए चंद तालियां बजवा लें। कमेटी ने फैसला किया कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से फैसला आइंदा इजलास में कर लिया जाएगा। नाज़रीन, जाली अद्वियात और यंग डॉक्टर अस्कुत नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चारों सेक्रेटरी सेहत, वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, अफरोज केमिकल के चीफ एग्जीक्यूटिव फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों को तलब कर लिया है। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया है कि पोलियो वैक्सीन की हिफाजत के लिए मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्यूबवेल से बोतलें भरकर मिनरल वाटर के नाम पर बेची जा रही हैं। जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने कहा कि डॉक्टर्स इनको ना रोकें जो काम करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि पीआईसी अद्वियात से 150 हलाकतें हुई, ताहम पंजाब हुकूमत की बरवक्त इकदामात से काबू पा लिया गया। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि सरकारी अस्पताल में एक बेड को 2-2 मरीज लिटाए जाते हैं। आज तक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बन सकी। माहिरीन जो तजावीज़ दें पार्लियामेंट में भी पेश हो सकती हैं। 10 रुपए की पर्ची लेकर मरीज के कई घंटे लाइन में लगे रहते हैं। केस की मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। डेंगी ने एक मरतबा फिर हमला कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंसदादे डेंगी के लिए किए जाने वाले इकदाम धरे के धरे रह गए और लाहौर में डेंगी का पहला केस सामने आ गया। गुलशन रावी के इलाके से ताल्लुक रखने वाली 7 साला मरियम आदिल में डेंगी वायरस की तस्दीक हो गई है। मरियम आदिल को इलाज के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मरियम में डेंगी वायरस की तस्दीक हो गई है, ताहम उसकी हालत बेहतर है और उसे 1-2 रोज तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।